हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो हम लोगों की चल रही थी सीडीपी की क्लासेस, जिसमें हम लोगों ने विकास की अवधारणाओं को, वृद्धि की अवधारणाओं को पढ़ा। फिर हमने अपना सेकंड टॉपिक विकास की अवस्था को अच्छे से पढ़ा 2 क्लासों में, थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बार बार नोट्स तो बनते नहीं हैं। आप एक बार नोट्स को अच्छे से बना लीजिए, वही सारे एग्ज़ाम्स में आपके काम आएंगे। और हाँ, नोट्स बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे कि आपने नोट्स एक चैप्टर का या एक टॉपिक का नोट्स बनाया, उसके बाद आधा या एक पेज उसका थोड़ा खाली छोड़ दीजिए, ताकि कभी भी आपको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या आप प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो आपको कुछ नए पॉइंट्स भी मिलेंगे। क्योंकि सारे पॉइंट्स कराना तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, कुछ भी बनती हैं चीज़ें, तो फिर आप लोगों को उसमें ऐड ऑन करते जाना है। तो नोट्स बनाने का यही तरीका होता है कि जब आप पढ़ें, तो जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें कुछ जगह भी छोड़ते जाएं, ताकि जब आप कहीं से कुछ पढ़ें या प्रैक्टिस सेट कराया जाए तो फिर कुछ पॉइंट्स हो तो आप उन्हें नोट कर सकें। ठीक है, तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन के लिए बोला था लास्ट में, जो कि था कि शारीरिक वृद्धि और विकास जो है इसे क्या कहते हैं। जब शरीर में आपके वृद्धि और विकास हो रहा हो तो इसे हम क्या कहते हैं। तो उसका आंसर है अभिवृद्धि, ग्रोथ जिसे कहते हैं, वृद्धि या अभिवृद्धि। तो ये इसका आंसर था। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में आंसर ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को वो कुछ समझ में आ रहा है या मुझे और किस तरह से समझाना है। तो प्लीज़ आंसर ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग अपने अगले टॉपिक विकास के सिद्धांत को आज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो जिसमें कि हमारा क्या है, पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे चल रही है, कंटिन्यूअस। ठीक है, वो रुक नहीं रही है बीच में, निरंतर चल रही है आपकी। और जो विकास होता है हमारा, वो जो है ना, गर्भधान से लेके मृत्यु तक, मतलब वो निरंतर चलता रहता है विकास हमारा। ठीक है, तो गर्भधान से मृत्यु तक हमारा निरंतर विकास जो है वो चलता रहता है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे विकास कुछ साल तक हुआ, मान लीजिए 5 साल तक आपका खूब तेज़ी से वृद्धि हुई, 4-5 साल तक, उसके बाद वो रुक गई, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 10 साल में अचानक से हाथ पैर और बड़े होने लगे। ऐसा नहीं होता ना। तो विकास क्या है, वो धीरे धीरे अपने जो गति से है वो चलता रहता है। और विकास की एक विशेषता ये है कि विकास सबका एक जैसा नहीं होता है। मतलब क्या कि अब जैसे कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं। अब किसी का विकास थोड़ा जल्दी से होता है, किसी का विकास देर में होता है। तो कोई चलना जल्दी सीख रहा है, कोई देर में सीख रहा है। तो विकास की गति सबकी अपनी अपनी है, उसमें मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। सबकी विकास की गति एक जैसी नहीं होती है। हाँ, लेकिन क्रम ज़रूर एक जैसा होता है, गति भले ही एक जैसी नहीं होती। अब जैसे क्रम कैसे, एक जैसे पहले बच्चा जो है वो सरकता है, खिसक खिसक के चलना शुरू करता है। फिर जो है बच्चा क्या होता है, घुटनों के बल चलना शुरू करता है। फिर बच्चा जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, फिर खड़े होकर चलना शुरू कर देता है। तो ऐसा माना जाता है कि सारे लोग ऐसे ही चलना शुरू करते हैं ना। तो विकास का जो क्रम है वो सबका एक जैसा होता है, लेकिन गति क्या हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, यही समझा हमने। विकास जो है वो, विकास के सिद्धांत में निरंतरता का सिद्धांत, मतलब विकास जो है हमारा वो निरंतर चलता रहता है। फिर है हमारा एक रूपता का सिद्धांत। ठीक है, विकास क्या होता है, वही विकास का जो सबका विकास का तरीका है वो कैसा है, एक जैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास। ठीक है, विकास एक समान होता है सभी का। ठीक है, जैसे जन्म होता है किसी बच्चे का, तो क्या होता है, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ने रोना शुरू किया। फिर उसके बाद हमारा आता है क्विंग करना। बच्चे फिर क्विंग क्विंग करके रोते हैं। ठीक है, कुंकना जिसे हम कहते हैं, देखा होगा आपने छोटे बच्चों को। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, बकबकाते हैं, मतलब बकबकाना या इसको बोलते हैं बैबलिंग। ठीक है, बच्चे कुछ ना कुछ अपनी भाषा में बोलते रहते हैं, तो हम लोगों को समझ नहीं आता बच्चे क्या बोल रहे हैं, कुछ भी वो बड़बड़ाते हैं जैसे हम कहते हैं। तो बच्चे फिर वो करते हैं। फिर उसके बाद आता है बोलना।
फिर बच्चे क्या करते हैं, बोलने का पैटर्न सीखते हैं अपने आसपास के लोगों से और फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, मतलब कि हम लोग को सबसे पहले रोना शुरू करते हैं, फिर क्विंग करना, उसके बाद बकबकाना, उसके बाद बोलना शुरू करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये मानव जाति में जो जितने भी लोग हैं सबका विकास इसी तरीके का होता है ना, तो फिर एक रूपता का सिद्धांत कहते हैं इसे। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, अब वही बात हो गई कि जो विकास है वो अगर आप यूपी टेट की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो यूपी टेट के साथ ही आपकी ये स्टडी गाइड आती है जो है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। इस स्टडी गाइड में आपको जितने भी आपके यूपी टेट में सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, वो पांचों सब्जेक्ट आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेंगे। और बेहतरीन दोस्तों ये आपकी बुक है यूपी टेट की प्राथमिक स्तर की प्राइमरी लेवल के साथ ही ये बुक है, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर 5 तक की कक्षा के लिए ये बुक आपकी बनाई गई है। सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है, इसमें 3000 आपको क्या मिलेंगे, अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और ये क्या है, विश्लेषण चार्ट सहित आपको देखने को ये बुक मिल जाएगी। जिसकी दोस्तों मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से ये बुक रहने वाली है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका सिलेबस दे रखा है कि किस किस सिलेबस पर कितने कितने नंबर की दोस्तों चीज़ें आनी है। ये 30 नंबर की बाल विकास है, ऐसे ही भाषा 2 में हिंदी है, ये 30 कितने नंबर की है। ठीक है, ऐसे ही सब चीज़ें दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इस बुक का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इस बुक से पढ़ते हैं दोस्तों तो इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या है, इनका प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, देखिए ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ये तो स्टडी गाइड होगी जो मैंने डिस्कस की थी। ये आपका क्या है, यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है जो 1 से लेकर 5 कक्षा तक के लिए है। और बेहतरीन दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, 7 सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो इनको परचेस कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है हर 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 व्यक्ति पर डिपेंड करता है, मतलब किसी व्यक्ति का अलग है, किसी बच्चे का अलग है, किसी बच्चे का अलग है। तो व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत होता है, हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं। और अलग होते किस बेस पे हैं, वो होते हैं अपने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे हम लोग अलग होते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है तो उसके मम्मी पापा किस तरह से मतलब उनका किस तरह से दिमाग काम करता है, या वो अगर बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, या किसी मतलब उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है, तो फिर बच्चे में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो उनसे हम कहते क्या हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हुई है उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, हेरिडिटी जिसे हम कहते हैं। और जो हम हमारे जो सराउंडिंग में होता है वो होता है वातावरण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो हमें वातावरण से हम सीखते हैं कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपके घर में लोग कैसे बातें करते हैं, लैंग्वेज का फ़र्क आ जाता है, जैसे जहाँ पे बोली जाती है उस तरह का बच्चे बोलते हैं। तो ये जो विकास कैसा है, व्यक्तिक भिन्नताओं उन पे उनका सिद्धांत यही कहता है हमें कि जो बच्चे का विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारा 4th पॉइंट जिसे हम कहते हैं विकास की दर और गति का सिद्धांत। तो अभी जब हमने समझा था कि विकास की जो गति होती है वो सब मतलब सारे बच्चों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो स्टेजेस होती हैं जैसे आपकी मान लीजिए आपकी शैशवावस्था है, फिर आपकी बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है। तो हम देखते हैं कि पहले जो शुरुआती के हमारे 5 वर्ष होते हैं उसमें बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है, ठीक है, उसके लिए जैसे मान लीजिए आप कपड़े लेके आए तो वो फिर 3-4 महीने बाद आप देखेंगे कि वो उसके कपड़े नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे बच्चे मतलब स्टार्टिंग की एज में होता है तो उसमें बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, सबसे तेज़ उसी टाइम पे विकास होता है बच्चे का शारीरिक विकास। ठीक है, तो विकास की दर और गति का सिद्धांत क्या कहता है, जीवन के शुरुआती समय में सबसे तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है, शुरुआती के 5 वर्ष जो कि शैशवावस्था प्लस पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, इनमें विकास सबसे तेज़ी से होता है। शैशवावस्था की हमारी एज है 0 मतलब जन्म से 2 वर्ष तक,
और जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष तक। तो अप्रॉक्स मतलब 5 वर्षों तक बच्चे का विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो यही हमारा गति का सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं इस ग्राफ से, जैसे एक बच्चे का हुआ जन्म, ठीक है, उसके बाद जन्म के बाद से और ये बाल्यावस्था तक उसकी चली है शैशवावस्था, जिसमें कि बच्चे का विकास तो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जब बाल्यावस्था आती है और किशोरावस्था तक, तो जैसे बच्चे हैं कि वो फिर थोड़ा सा धीरे बढ़ना शुरू होते हैं। ठीक है, जब अपने 6, 7, 8, 9, 10 इसमें थोड़ा सा बच्चे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं। फिर आती है किशोरावस्था के बाद 12 वर्ष के बाद, फिर बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनके बॉडी में, उनकी सोच में, और मतलब उनमें अलग तरह का व्यवहार आने लगता है। तो तब हम देखते हैं कि उनका जो शारीरिक विकास होता है किशोरावस्था में देखते हैं बहुत फास्ट फिर से हो जाता है। फिर हम देखते हैं प्रौढ़ावस्था में जब बच्चे अपने मैच्योरिटी में पहुंच जाते हैं, तो फिर किशोरावस्था तो ख़त्म हो गया, वो बच्चे तो रहे नहीं, अब वो बड़े हो गए। तो फिर जो ह्यूमन होता है वो प्रौढ़ावस्था में जब पहुंच जाता है मानव, तो फिर से उसके बाद वो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर वो उतना फास्ट नहीं रहता, फिर वो धीरे 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 अपना उनका विकास होता, फिर उनका शारीरिक विकास तो बंद ही हो जाता है, उनके बाकी पक्षों का विकास वो करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा इस ग्राफ को। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग विकास के सिद्धांत को। फिर हमारा 5वां पॉइंट परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे कि हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक है, अब हम कैसा हम भोजन कर रहे हैं, कैसा हमारा मन है, तो बोलते हैं ना अच्छे मस्तिष्क में अच्छा मतलब विकास होता है। तो शारीरिक विकास हमारा है तो वो मानसिक विकास से रिलेटेड होता है। फिर हमारा मानसिक विकास अच्छा है तो हम समाज में मतलब खुद को अच्छी तरह दिखा पाएंगे, तो वो हमारा सामाजिक विकास से भी रिलेट करता है इससे। फिर जो सामाजिक विकास हमारा संवेगात्मक विकास से रिलेटेड, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से परस्पर संबंध रखती हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो गया परस्पर संबंध का सिद्धांत। फिर हमारा 6 पॉइंट है इसका अकस्मात विकास का सिद्धांत। अकस्मात विकास के सिद्धांत की बात स्टैनले हॉल ने की थी, ये हमने कल की क्लास में जब किशोरावस्था पढ़ रहे थे, अवस्थाओं में डेवलपमेंट की, तब हमने ये देखा था कि इनकी डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ था कि जो विकास किशोरों में जो चेंजेस होते हैं वो सडन चेंजेस होते हैं, अकस्मात उनमें बदलाव होते हैं। तो ये अकस्मात विकास का सिद्धांत किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण के सिद्धांत से हम लोग क्या देखेंगे? पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भावों को चलाना सीखता है। तो जब छोटा बच्चा होता है वो पहले हमने पढ़ा हुआ है फाइन मोटर स्किल को डेवलप नहीं कर पाता है, पहले वो अपनी ग्रॉस मोटर स्किल को पहले डेवलप करता है। मतलब कि क्या हम देखते हैं कि पहले वो अपनी बिगर मसल मूवमेंट को पहले करता है और जो है वो स्मॉल मसल मूवमेंट को बाद में करता है। तो हमने क्या देखा? पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भावों को चलाना सीखता है। पहले वो अपने हाथ से काम करेगा, मतलब अपने हाथों को चलाना सीखेगा छोटे बच्चे जो होते हैं, उसके बाद वो अपने फिंगर्स पे आते हैं, फिर बाद में वो अपनी फिंगर मूवमेंट करते हैं, पहले वो अपनी बड़ी मसल मूवमेंट को चलाना सीखते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं परिमार्जिता का सिद्धांत। प्रयास के द्वारा विकास को तीव्र गति देना। परिमार्जिता का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो पहले जो क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो पहले क्या करते हैं, धीरे धीरे लिखना सीखते हैं। पहले वो अक्षर बनाते हैं, फिर शब्द लिखते हैं, फिर वो धीरे धीरे मतलब लिखना सीखते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस होती जाती है धीरे धीरे वो फास्ट लिखना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी काम हो जिसमें हम लोगों को जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छी होती जाएगी, धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो उसको हम तीव्र गति दे देते हैं विकास को। तो प्रयास के द्वारा विकास को तीव्र गति देना ये हमारा कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? परिमार्जिता का सिद्धांत कहते हैं हम इसे। फिर है 9th समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? जिसे हम कहते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। पशु अपनी जाति तथा मानव अपनी जाति के अनुसार विकास करते हैं।
तो जो पशु होते हैं वो अपनी जाति के अनुसार विकास करते हैं और जो मानव होते हैं वो अपनी जाति के अनुसार विकास करते हैं। मानव का विकास कैसे है कि मतलब पहले रेंगना फिर चलना, इस तरह मानव का अपना विकास करते हैं। तो सारे मानव एक ही तरह का विकास करते हैं और पशु जो है वो एक तरह का विकास करते हैं। मानव में ऐसा नहीं होता है कि मानव जो है वो उनके वो 2 पैरों से चल लेते हैं फिर भी वो हाथ और पैरों से चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो जैसे पशु हैं तो वो 4 पैरों से चलते हैं, वो इसी तरह सीखते हैं चलना। लेकिन मानव जो है वो अपनी जाति के अनुसार विकास करेंगे, वो धीरे धीरे 2 पैरों पे ही चलेंगे। तो ये होता है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी क्रमबद्धता का सिद्धांत। पशु अपने क्रम के अनुसार विकास करेंगे और मानव अपने क्रम के अनुसार विकास करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत जो कि है सिर से पैर की ओर, जिसे हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि विकास की दिशा कैसी होती है हमारी सिर से पैर की ओर, और एक कैसी होती है केंद्र से बाहर की ओर। तो जो सिर से पैर की ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं, शीर्षगामी, और जो केंद्र से बाहर की होती है उसे हम कहते हैं अधोगामी। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है। तो हम लोगों ने विकास के सिद्धांत, सारे सिद्धांतों को पढ़ लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट वृद्धि एवं विकास के प्रभावित तत्व को पढ़ते हैं। मतलब वृद्धि और विकास को क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो वृद्धि और विकास को क्या प्रभावित कर सकता है। हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके वो जिस तरह के होते हैं तो बच्चे भी उसी तरह के होते हैं। मान लीजिए अगर किसी के पेरेंट्स जो वो बहुत होशियार हैं, वो उनका दिमाग बहुत तेज़ है, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो फिर क्या होता है उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं पढ़ने में। तो ये जो उनकी जो वृद्धि और विकास है वो किस पर डिपेंड है, उनके पूर्वजों पर। ठीक है, जैसे जैसे उनका विकास हुआ था वैसे ही कुछ चीज़ें बच्चों में भी दिखाई देती हैं, तो उस तरह विकास करते हैं वो लोग। और वातावरण हम देखते हैं कि जो भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, या जैसे जिस तरह के लोग बातें कर रहे हैं उस तरह का हम सीखते हैं, जिस तरह का हमारा माहौल है वो उस तरह का हमारा विकास होता है। अगर हम अच्छी जगह रह रहे हैं तो हमारा विकास अच्छा होगा, और अगर हम गलत संगत में या गलत माहौल में रह रहे हैं जहाँ बहुत गाली वगैरह दी जाती है, बहुत गंदे तरीके से बात की जाती है, तो वहाँ विकास बच्चे का गलत तरीके से होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, वंशानुक्रम और वातावरण पे डिपेंड करती हैं हमारी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पॉइंट है बुद्धि या इंटेलिजेंस। तो जब हमारा वृद्धि होती है तो हमारी बुद्धि हमारे वृद्धि को प्रभावित करती है। हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, ये हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। मतलब अगर हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारा इंटेलिजेंस IQ अच्छा होगा, तो फिर हम चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, जल्दी जल्दी सीखेंगे, और जिससे हमारा क्या है कि जो विकास है वो हर पक्ष का विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो जो बुद्धि है वो हमारे वृद्धि और विकास में सहायक होती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, फिर है हमारा लिंग भेद। ये भी हमारे विकास में जो है वो प्रभावित करता है विकास को, वृद्धि और विकास को। फिर है हमारा सामाजिक स्थिति। हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, वो भी सामाजिक स्थिति है हमारी जो, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है। अब जैसे जो गरीब परिवार से हैं तो वो उनका विकास उस तरह का होता है, उनका बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जो है वो सोशल नहीं डेवलपमेंट हो पाता है, तो वो उस पे भी निर्भर करता है हमारा। ठीक है, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिति जिसे कहते हैं, आर्थिक स्थिति पे भी डिपेंड होता है। फिर है हमारा स्नायु मंडल या नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस पे भी हमारा जो है नर्वस सिस्टम पे भी हमारा विकास जो है वो निर्भर करता है। अगर हमारे बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है तो उससे क्या हमारा दिमाग जो है वो कनेक्ट रहता है, तो अगर वो अच्छे से विकसित होगा तो हमारा विकास भी अच्छे तरीके से होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे विकास में प्रभाव डालती हैं। फिर है पौष्टिक आहार। अब आप देखते हैं जो भी हमारे जो लेडीज़ होती हैं हमारे यहाँ, या जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो भी गर्भस्थ शिशु हैं, जो अब गर्भधारण में हैं औरतें, तो बोला जाता है कि उन लेडीज़ को अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे कि बच्चे पे भी असर जो है वो अच्छा पड़े और उसका विकास अच्छे तरीके से हो सके। तो हम लोग देखते हैं पौष्टिक आहार जो है वो बहुत ज़्यादा
मतलब वेरी करता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो मिड डे मील की शुरुआत हुई 1995 में भारत सरकार की तरफ से, जिसमें क्या होता है बच्चों को अच्छा पोषण मिल सके तो वो पढ़ने में मतलब रुचि दिखा सकें और उनका दिमाग अच्छी तरीके से वर्क कर सके। तो पौष्टिक आहार जो है, अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव डालता है आपके विकास में, ठीक है। फिर है दुर्घटना। अब ऐसी कोई दुर्घटना ना हो गई हो जिससे कि उस दिमाग पे कुछ गलत असर पड़ा हो या दिमाग में ऐसी चोट लगी हो जिससे उसका विकास प्रभावित हो सके, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास जो है वो अच्छे तरीके से ना हो पाए, तो फिर ये भी प्रभाव डालता है दुर्घटना, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह। फिर है कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो गई हो, मतलब कि एक्सीडेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर किसी के पेरेंट्स मतलब कि अगर ना हो, मतलब उनकी डेथ हो गई हो, तो फिर उसके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें उसके विकास पे प्रभाव डालती हैं। फिर है फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब भी प्रभाव डालता ही है। फ्रेंड्स जैसा कि हम बोलते हैं कि जो संगत का असर है, तो संगति का असर कैसे होता है कि जिस मतलब जैसे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं हम भी उसी तरह के बनने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हमारा विकास जो है वो अच्छा हो सके, ठीक है। फिर है फिज़िकल एक्टिविटीज़। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, मतलब हम योगा कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो है दिमाग वो है वो थोड़ा फ्रेश रहता है, वो अच्छा वर्क करता है, तो उससे हमारा विकास ज़रूर प्रभावित होता है। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी उतनी ज़रूरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, विकास के सिद्धांतों को पढ़ा और वृद्धि एवं विकास के प्रभावित तथ्यों को पढ़ा। तो आज हमने अपने दो सब टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे अब अपना नेक्स्ट जो है वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। तो वंशानुक्रम और वातावरण को हम लोग थोड़ा अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग नोट्स ज़रूर अच्छे से बनाइए। और आपको फ्री में ये क्लासेस दी जा रही हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और अपने नोट्स बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए। और फिर इसके आगे का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।